तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम से रिलेटेड या कहे तो वंदे मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि बेंगलुरु के अंदर फ्यूचर में वो इस तरीके की सर्विस लॉन्च करेंगे जो फिलहाल गुजरात के अंदर अहमदाबाद से लेकर भुज तक चल रही है, वैसी वाली ट्रेन। तो मेनली यहाँ पर जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का एक रेलवे स्टेशन है हॉल्ट और बेंगलुरु कंटोनमेंट, इनके बीच में ट्रेन चलाने का प्लान है और काइंड ऑफ बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक तेज कनेक्टिविटी देने का ऑप्शन इसकी वजह से लोगों को मिल जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो फाइनेंस करेंगे 65% ऑफ द कॉस्ट फॉर चेन्नई मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट। तो दोस्तों अराउंड यहाँ पे 41,000 करोड़ की कॉस्ट निकल कर आती है जहां पर ये फंड कराया जाएगी। तो टोटल कॉस्ट तो 63 है, लेकिन 41,000 इसमें से जो है गवर्नमेंट फंड करेगी सेंट्रल फंड्स के जरिए। बाकी जो बचा हुआ कॉस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मुंबई एयरपोर्ट से रिलेटेड, जिसे बंद किया जाने वाला है 6 घंटों के लिए ऑन अक्टूबर 17। तो दोस्तों पोस्ट मॉनसून मेंटेनेंस वर्क की वजह से दोनों क्रॉस रनवेज के ऊपर कुछ काम किए जाने वाले हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, तो इसके लिए 6 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद किया जाएगा टेम्परेरीली। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जहां पे इसके कैबिनेट ने अप्रूव किया है एस्केलेशन ऑफ ₹20,375 करोड़ फॉर पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट। तो दोस्तों बेसिकली पुणे में रोड प्रोजेक्ट जो था रिंग रोड का वो था वैसे तो 10,159 करोड़ का, जो कि सितंबर 2010 में निकला गया था। फिर इस रोड को एक्सटेंड भी किया गया 68 किलोमीटर से 72 किया गया और प्राइस डबल हो गई तकरीबन 19,000 करोड़ की। अभी यहाँ पर इसको भी बढ़ा के जो है ये प्रोजेक्ट जो है अराउंड 72 किलोमीटर ऑफ रोड का, इसको 42,711 करोड़ में बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन से रिलेटेड, जो कि कनेक्ट करेगी आरवी रोड को बोमसंद्रा के साथ में, और ये फिर से डिले हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो वैसे इसको दिसंबर में खुलना था, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 में इसे कमीशन किया जाएगा। कुछ चीजों के अंदर डिले हुए हैं, कुछ की स्टेप्स के अंदर, जिसके वजह से ट्रेन सेट्स की नंबर्स अभी फिलहाल कम है जो कि आएंगे और इसके बाद में जो है सर्विसेज शुरू की जाएगी। अगली खबर दूसरी साउथ सेंट्रल रेलवे से जाके जीएम ने कहा है कि एक न्यू 56 किलोमीटर ऑफ रेल लाइन बनाई जाएगी एरोपलम से लेकर नामबुरु के बीच में, जो वाया अमरावती जाएगी। तो वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्वियसली प्रोजेक्ट है, लेकिन तो बेसिकली साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर एक एडिशनल काम हमें होता हुआ नजर आएगा, एक न्यू रूट बनता हुआ नजर आएगा जिसमें 56 रेलवे स्टेशंस भी होंगे और 2,593 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर 3 नए ग्रीन डेटा सेंटर पार्क्स इस शहर को मिलने वाले हैं। मेनली ये पार्क्स मुंबई नवी मुंबई दोनों तरफ में होंगे और एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट 1.60 लाख करोड़ रुपीस का है। अब इन ग्रीन डेटा सेंटर पार्क का मतलब ये है कि बस थोड़ी एक लैंड पार्सल होगा जो सेफ होगा, 24/7 वाटर सप्लाई और बिजली सप्लाई यहाँ पे होगी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि डेटा सेंटर्स को बड़े लेवल का पानी लगता है कूलिंग वगैरह के लिए, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे की जाने वाली है। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से रिलेटेड, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर नागपुर में, जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का फर्स्ट 4 टियर स्ट्रक्चर भी है इस तरीके के मेट्रो के साथ में। तो ऑब्वियसली एक काफी ज्यादा नया और इम्पोर्टेंट ये मेट्रो प्लस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट था। तो बेसिकली मेट्रो है टॉप पे, जिसके नीचे फ्लाईओवर, जिसके नीचे रेलवे ट्रैक और उसके नीचे फिर से एक रोड, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगली खबर दोस्तों फिर से नागपुर से आ रही है या कहे तो महाराष्ट्र के विदर्भ डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, जहां पर वाशिम में पीएम के द्वारा 5 सोलर पार्क्स को इनॉग्रेट किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज सोलर पार्क होगा। इन्हें अलग अलग लोकेशन पे इसके इश्यू होंगे और टोटल 16,000 मेगावाट का पावर जनरेशन इसके जरिए किया जाएगा। अलग अलग जगह पे इसका जनरेशन होने की वजह से जो है फायदा मिलेगा इस बिजली का। आज के आस्पेटी सवाल के बारे में बात करें तो वेरिस मोहित पूछते हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक वेज एंड पॉलिसीज बाय व्हिच वी कैन इंक्रीज आवर जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल फास्ट। तो देखो यार, अगर हम किसी भी डेवलप देश की हिस्ट्री को ऑब्जर्व करें ना, तो सबसे जरूरी आज के दुनिया में है, हमारे देश के तकरीबन आधी जनता फार्मिंग में काम करती है और फार्मिंग वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स है। वहीं पे हमारे देश के लेस देन 20% लोग टर्शरी सेक्टर में, जबकि जीडीपी का वो अराउंड हाफ बन जाता है। तो बहुत जरूरी है कि देश के अंदर लोगों को प्राइमरी सेक्टर जो है किसानी या फिर एनिमल हस्बेंड्री, उससे निकाला जा सके। और लोगों को हमारे देश के अंदर एथिकली गलत लग सकता है बोलना, लेकिन इतने लोगों को खेती करने की जरूरत नहीं है। एक किसान जो है आज के डेट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एकड़ लैंड काफी प्रोडक्टिवली कल्टीवेट कर सकता है विद राइट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स। इतने लोगों को जो है हल जाने की जरूरत नहीं है और इसके लिए सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर डेवलप करना है। तो अब देखो, जो छोटे देश है वो तो टर्शरी के भरोसे ले रहेंगे, बैंकिंग हो गई, ऐसी चीजों के भरोसे वो रह सकते हैं, लेकिन जो बड़े देश है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेकेंडरी सेक्टर है जो बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू क्रिएशन तो करता है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन
लेकिन जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो इनक्रेडिबल है। चाइना इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जहाँ पर इन्होंने अपनी जीडीपी जो 1990 में सेम थी वो तकरीबन 10 गुना अब हमसे ज्यादा है, और मेनली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब्स का जैसे ये है। और मैन्युफैक्चरिंग एक ऊपर की तरफ का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हो रही है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर तो ऑटोमेटिकली टर्शियरी सेक्टर के अंदर भी इसका फॉल आउट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैक्ट्री चलाने वाले लोग होंगे, ऑफिस में होंगे, कंपनी जो होगी उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक्सपोर्ट के अंदर पेपर वर्क होगा, लॉजिस्टिक्स वगैरह होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और फार्मिंग में से इसलिए लोगों को डिसइंसेंटिवाइज भी करना जरूरी है। तो ये सब चीजें करने के बाद में ही हमें हमारा जीडीपी पर कैपिटा तेजी से बढ़ते हुए नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।